चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के गढ़ खंड के दूसरे चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में। देखिए, दूसरे चैप्टर्स का नाम है हिंदी। उसने कहा था, क्या नाम है? उसने कहा था। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इस कहानी के सारांश को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब उसने कहा था कहानी के जो प्रश्न उत्तर है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में करीबन से करीबन आपको 13 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्हीं 13 प्रश्नों को हम क्या करेंगे, आसान तरीकों से हल करेंगे। देखिए, पहली बात ये कि आप अभी तक कहानी नहीं देखे, आप जाकर तो एक बार कहानी को देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप कहानी नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए एक बार कम से कम उसने कहा था कहानी का सारांश जाकर देख लीजिए। मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा चुका हूँ। तो चलते, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटी गई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। देखिए दोस्तों, जब मैं कहानी पढ़ाया था तो उसमें बाई पार्ट बताया था, पहले भाग में क्या हुआ, दूसरे भाग में क्या हुआ, तीसरे भाग में क्या हुआ, चौथे भाग में क्या हुआ, पांचवें भाग में क्या हुआ। मतलब जो ना उसको भागों के अनुसार बांट दिया था मैं। 5 भागों में लगभग कहानी को बांटा गया था। कितने भागों में? 5 भागों को। था क्वेश्चन को, उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया, तो आंसर लिखेंगे उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटी गई है। और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो कहानी के, देखिए मैं उस कहानी में बताया था कि 2 भागों में युद्ध का वर्णन है। कौन कौन सा? तीसरा और चौथे भाग में युद्ध का क्या है, वर्णन है। लेकिन दोस्तों देखिए, बात यह है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 गो पार्ट है कहानी का। तो पहले और दूसरे और पांचवें में बताया था कि युद्ध का वर्णन नहीं है, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा सा वर्णन युद्ध का दूसरे पार्ट में भी है। क्या, कौन सा पार्ट में? दूसरा पार्ट में भी। मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि यहाँ पर लहना सिंह जो है ना फौज में भर्ती रहता है। फौज में भर्ती है तो युद्ध में ही ना है। तो इसलिए देखिए कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में। पहला और पांचवें में युद्ध का वर्णन नहीं है। तो कहानी को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरा, तीसरा और चौथा में युद्ध का वर्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी के पात्रों की क्या तैयार करना है? एक सूची तैयार करना है। मतलब इस कहानी में कौन कौन लोग हैं, तो देखिए इस कहानी में कौन कौन लोग हैं मैं नाम बता दे रहा हूँ। लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है। वजीरा सिंह एक सैनिक है। पलटन साहब एक उच्च अधिकारी या सेना का एक उच्च अधिकारी कहिए, ठीक है, पलटन साहब। और सूबेदार हजारा सिंह, क्या वही पलटन साहब, उसको ही कहा गया। सूबेदार हजारा सिंह भी क्या है, एक ऑफिसर है वहाँ का। बोधा सिंह कौन है, तो सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है। मतलब इस कहानी में जितने लोग भी है ना, उनका नाम आपको लिख देना है इस कहानी में। तो कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो कहानी के पात्र में कौन कौन, तो पहला नाम लिखेंगे लहना सिंह। लहना सिंह कहानी का एक मुख्य पात्र है, कहानी का एक नायक है, ठीक है ना। एक लड़की जो सूबेदारनी बाद में कहलाती है, जिसकी मुलाकात 8 वर्ष की उम्र में अमृतसर के भील बाजार में हुई थी। उसके बाद सूबेदार हजारा सिंह, क्या एक ऑफिसर है। पलटन साहब लिखेंगे एक उच्च अधिकारी है। वजीरा सिंह एक सैनिक है। बस इतने लोग, मतलब इस कहानी में जितने भी लोग हैं सबको क्या करना है, लिख देना है। तो कौन कौन से है इसमें है लहना सिंह है कहानी का मुख्य पात्र, वजीरा सिंह है, पलटन साहब है, सूबेदार हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, और बोधा सिंह की माँ मतलब सूबेदार हजारा सिंह के पत्नी है। मतलब 6 लोगों का लगभग इसमें सूची आपको लिखना है। उन सभी का नाम तैयार करके लिख देना है, बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करना है। मतलब कहानी में जो जो लोग हैं लिखेंगे। इस कहानी में मुख्य पात्र लहना सिंह है। उसके अलावा भी जैसे सूबेदार हजारा सिंह क्या है, तो एक सैनिक है, एक ऑफिसर है। पलटन साहब एक ऑफिसर के मतलब उस फौज के एक उच्च अधिकारी है। वजीरा सिंह एक सैनिक है। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह के बेटा है। और उसके बाद इस कहानी में एक 8 वर्षीय लड़की रहती है, जिसकी मुलाकात लहना सिंह से हो जाती है। 8 वर्ष की उम्र लहना सिंह से होती है, और अब वो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। कहने का मतलब इस कहानी में जो भी लोग हैं उनका नाम लिख देना है, ठीक है। आगे तीसरा, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। लहना सिंह जो इस कहानी में है उनका परिचय अपने शब्दों में आपको देना है। तो लिखेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग अमृतसर से। लहना सिंह के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है ना। चाहे ये भी लिख सकते हैं कि लहना सिंह
जब 12 वर्ष का था 12 वर्ष का था तब अमृतसर के भीड़ बाजार में उसकी एक 8 वर्ष की लड़की से मुलाकात होती है। वहाँ पर लहना सिंह उस लड़की से बार बार यही पूछता है क्या तेरी कुरमाई हो गई, कुरमाई हो गई। वो लड़की धत कहकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एक दिन लड़की धत कहने के बजाय हाँ कहती है कि हाँ मेरी सगाई हो चुकी है। उस समय लहना सिंह के दिल और दिमाग को बहुत ज़्यादा आघात पहुँचता है, चोट पहुँचता है। उसके बाद लहना सिंह वहाँ से चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 25 वर्ष के बाद लहना सिंह सिख जमदार मतलब क्या ना कि ब्रिटिश सेना का फौज में भर्ती हो जाता है। भर्ती होने के बाद वहाँ पर लहना सिंह युद्ध के मोर्चे पर खड़ा है। वो सोचता है कि अगर एक बार मौका मिल जाए ना पलटन साहब का तो एक बार में 7 सैनिकों को मार नहीं गिराया तो दरबार साहब की दिल्ली पर माथा टेकना नसीब नहीं होगा, ठीक है ना। और खासकर जो लहना सिंह है उसमें युद्ध करने की एक ललायत भावना देखी जाती है और साथ में उसकी कुशाग्र बुद्धि भी है। ऐसा एक प्रमाण मिलता है, आगे बताऊंगा मैं, और ऐसे भी कहानी में बताया गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखना है कि लहना सिंह का पाठ परिचय अपने शब्दों में देना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले करना ये है कि लहना सिंह की जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि अमृतसर के भीड़ बाजार में स्टार्ट होता है, तो लिखेंगे वही लहना सिंह की एक 8 वर्षीय लड़की से मुलाकात अमृतसर के भीड़ बाजार में होता है। वहाँ पर लहना सिंह एक ही बात पूछता है क्या तेरी कुरमाई हो गई। लड़की धत कह के भाग जाती। फिर वहीं पर दोनों मिलते और लहना सिंह फिर वही क्वेश्चन करता, लड़की वही जवाब देती। लेकिन एक दिन लड़की धत कहने के बजाय कहती है कि हाँ मेरी सगाई हो गई है। उस समय लहना सिंह के दिल और दिमाग पर आघात पहुंचता है। बाद में लहना सिंह सिख जमदार में क्या हो गया, भर्ती हो गया, मतलब ब्रिटिश सरकार के फौज में वो भर्ती हो गया रहता है। लहना सिंह जब 7 दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आता है और जब जाता है वापस तो उस समय रास्ते में सूबेदार हजरत सिंह की पत्नी से मुलाकात हो जाती है लहना सिंह की। और वो लड़की वही रहती है जो 8 वर्ष की उम्र में लहना सिंह को मिला था अमृतसर के भीड़ बाजार में। इतना लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद वो सूबेदारनी जो है ना लहना सिंह को वचनबद्ध कर देती है कि अपने प्राणों की बलि देकर मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। और लहना सिंह भी वैसे ही करता है, युद्ध में बहुत जोश और जुनून के साथ लड़ता है, अपनी जानों पर खेलकर लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह और बुधा सिंह की रक्षा करता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको लिख देनी है लहना सिंह के बारे में, मतलब इस कहानी में लहना सिंह ही नायक है, हीरो है। अगला क्वेश्चन, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को लिखना है। पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को लिखना। सूबेदारनी कौन थी, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी थी। तो जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था उस समय सूबेदारनी जो थी ना, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी, वो लहना सिंह को पहचान लेती है और कहती कि ये वही 12 वर्षीय लड़का है जिसने अमृतसर के भीड़ बाजार में मुझे टांगे के नीचे बताया था। तो उस समय लहना और सूबेदारनी के बीच ये बातचीत होती है। सूबेदारनी कहती है लहना सिंह से कि जिस प्रकार टांगे के नीचे से आपने मुझे बचाया था 8 वर्ष की उम्र में, उसी प्रकार मेरे पति और मेरे बेटे की आपको रक्षा करनी है। वो आंचल फैलाकर भीख मांगने लगती है तो लहना सिंह उसको वचनबद्ध कर देता है, वचन देता है कि ठीक है मैं अपने प्राणों की आहुति देकर तुम्हारे पति और बेटे की रक्षा करूंगा। तो ये जो लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच जो बातें होती है वही लिखना है। आगे, कल देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। अब देखिए जो लहना सिंह है वो अमृतसर के भीड़ बाजार में उस लड़की को 8 वर्षीय लड़की को बचाता है। तब लहना सिंह एक ही सवाल पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई। लड़की वहाँ से धत कहकर चली जाती है, धत कहकर भाग जाती है। लेकिन एक दिन लड़की धत कहने के बजाय कहती है कल देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू, मतलब क्या ये तुम्हें दुपट्टा लाल रंग का नहीं दिखाई देता। वो लड़की कहती है हाँ मेरी सगाई हो गई है। यह सुनते ही लहना सिंह पर क्या प्रतिक्रिया हुई। जब लहना सिंह सुना कि उस लड़की की सगाई हो गई है तब उसके दिल और दिमाग को बहुत ज़्यादा आघात पड़ा। वो कुछ बोल नहीं पाया और वहाँ से वो जब चलना स्टार्ट किया तो उसको होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। लहना सिंह रास्ते में कई लोगों से टकराया। ठेले वाले को क्या किया, ढकेल दिया, और एक दूध वाले को क्या किया, रास्ते में ढकेल दिया। एक औरत पूजा करने जा रही थी तो उससे टकरा गया। एक कुत्ते को मारने लगा। मतलब लहना सिंह होश में ही नहीं था। उसको ये लगने लगा कि अब मेरा प्रेम जो है ना बिखर गया और मैं भी साथ में टूट गया हूँ। तो यही बताना है कि जब लड़की ने बोली कि हाँ मेरी सगाई हो गई है तब लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो लिख देंगे लहना सिंह के दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा आघात पड़ा। वो कुछ बोल नहीं पाया और रास्ते में वो बहुत सारा उदंग काम करता है। जैसे किसी कोई औरत मंदिर में पूजा करने जा रही थी तो उससे टकरा जाता है, ठेले वाले को ढकेल देता है, दूध वाले को ढकेल देता है, एक बच्चे को मार देता है, कुत्ते को मारने लगता है। ऐसी लहना सिंह क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण से लहना सिंह को अंधे की भी उपाधि दी जाती है। आगे देखिए, जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या अर्थ है।
जारा क्या है, मौत है। देखिए वजीरा सिंह क्या ना कि लहना सिंह जो है जब वचनबद्ध हो जाता है इससे किस सूबेदारनी से, सूबेदारनी वचन ले लेती है कि आप मेरे पति और बेटे की रक्षा करिएगा, तो उस समय से की बात है कि अब लहना सिंह क्या करता है, सूबेदारनी की बेटा बोधा सिंह की रक्षा करता है। एक बार की बात है कि बोधा सिंह ठंड से बहुत ज़्यादा काँप रहा था, तो लहना सिंह ने क्या किया, अपना सारा टन पर कपड़ा बोधा सिंह को दे देता है। तब वहाँ पर वजीरा सिंह कहते हैं कि ओए, लहना सिंह को बोलते हैं कि ओए लहना सिंह, तुम मर जाओगे, जारा क्या है तो एक मौत है, अगर तुम जारे की वजह से मर गए तो निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते हैं। देखो निमोनिया से मरने वाले का मतलब क्या हो गया, जारा के कारण एक बीमारी उत्पन्न होती है निमोनिया, और निमोनिया से जो मरता है उसके लिए वजीरा सिंह कहता है कि तुम्हें 1 गज जमीन भी यहाँ का नहीं मिलेगा। मुरब्बा का मतलब यहाँ पे 1 गज जमीन अर्थ लेके चलेंगे, तुमको कफन और जमीन भी नसीब नहीं होंगे। तो जारा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय क्या है, तो लिखेंगे जब लहना सिंह अपना तन का सारा कपड़ा बोधा सिंह को दे देता है, बोधा सिंह ठंड से काँप रहा था, तब लहना सिंह अपने सारे कपड़ा बोधा सिंह को दे देता है। तब वजीरा सिंह आकर कहता है लहना सिंह के कि ओए तुम ठंड से मर जाओगे, और जारा क्या है तो एक मौत है, और जारे की वजह से मरने वाले को 1 गज जमीन भी नसीब नहीं होते। वही है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे भी नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, वजीरा सिंह यही बताना चाहता है कि तुम जाड़े से मर जाओगे तो तुम्हें निमोनिया मतलब ठंड लगेगी, निमोनिया होगा, और निमोनिया से मरने वाले लोगों को जमीन भी नसीब नहीं होती। आपको ये लिखना है कि वजीरा सिंह ये लिखना है कि जब बोधा सिंह ठंड से काँप रहा था, क्या लिखेंगे, बोधा सिंह जब ठंड से काँप रहा था तब लहना सिंह अपने तन का सारा कपड़ा बोधा सिंह को दे देता है। इस पर वजीरा सिंह कहता है कि वे तुम ठंड से मर जाओगे, और ठंड जब लग जाएगी तो तुम्हारे अंदर निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया से मरने वालों को ज़मीन भी नहीं मिलती है, कफन भी नहीं मिलता है। आगे देखिए 7 नंबर, कहती है तुम मेरे राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसका संकेत है। देखिए वजीरा सिंह और अपने सैनिक के संग वो बगल के बंगले में गए थे, तो वहाँ की जो औरत थी वो वजीरा सिंह और वहाँ पर जो भी सैनिक थे सबका बहुत ज़्यादा स्वागत सत्कार करती है, बहुत फल फूल दूध देती है, लेकिन एक भी पैसे नहीं मांगती है। वो औरत कहती है कि तुम राजा हो, मेरे देश को बचाने आए हो। तो यहाँ ये बात है, देखिए कहती है तुम मेरे राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसका संकेत है ये बताना है। तो वजीरा सिंह जब अपने कुछ सैनिकों के साथ बगल के बंगले में गए थे, तो वहाँ की मालकिन जो है ना इन्हें फल फूल दूध देती है और कहती है कि मैं तुमसे एक भी पैसे नहीं लूँगी, क्योंकि तुम मेरे राजा हो, मेरे देश को बचाने आए हो, तो तुम्हारा स्वागत करना मेरा फर्ज बनता है। तो इतनी बातें आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 8 नंबर देखिए, लहना के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कह रहा था। क्या, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कह रहा था। देखिए लहना सिंह जब युद्ध के मोर्चे पर था, मतलब ब्रिटिश सरकार की तरफ से अंग्रेजी सरकार की तरफ से लहना सिंह गया था, और देखो अंग्रेजी सरकार और जर्मनी सेना दोनों के बीच युद्ध होने वाली थी। तो देखो लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कह रहा था। तो लहना के गांव में एक मौलवी तुर्की आया और ये बता रहा था गांव वाले लोगों को कि जब जर्मन सरकार आएगी ना तो तुम्हारे सारे कष्ट जो है ना दूर हो जाएंगे, तुमको सारे सुख सुविधाएं मिल जाएंगे। तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है, लिखेंगे लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी यही कहता है कि जब जर्मन सरकार आएंगी तो तुम्हारे सारे कष्ट सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। बस इतनी बातें लिखना है। आगे 9 नंबर देखिए, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। देखिए लहना सिंह में दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, आपको पुष्टि करना साबित करना है। मतलब लहना सिंह में क्या है, दायित्व बोध का मतलब वचनबद्धता, वचन भी निभाने में, और साथ में बुद्धि में भी वो आगे है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर से होकर गुजरता है और कुछ मिनट के लिए जब सूबेदार हजारा सिंह के घर ठहर जाता है, तो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है और कहती है कि ये वही 12 वर्षीय लड़का है जिसने टांगे के नीचे से मुझे क्या किया था, बचाया था। तब सूबेदारनी कहती है क्या तुमने पहचाना लहना सिंह को। लहना सिंह बोलता है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो फिर होता क्या है यहाँ पर, तब वो लड़की याद दिलाती है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई है। इस बात को सुनकर लहना सिंह को याद आता है कि ये वही लड़की है, 8 वर्षीय लड़की है जिससे मैं कभी प्रेम किया था। अब सूबेदारनी क्या कहती है लहना सिंह से कि जिस प्रकार तुमने मुझे टांगे के नीचे से बचाया था, उसी प्रकार आज मेरे पति और बेटे की तुम्हें रक्षा करना होगा। मैं आंचल फैला की भीख मांग रहा हूँ। अब वहाँ पर लहना सिंह अपना वचन दे देता है और जाकर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर उनके पति और बेटे की रक्षा करता है। इस प्रकार लहना सिंह में
दायित्व बोध भी निभाने की संपूर्ण गुणवत्ता मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद उसकी बुद्धि भी स्पृहणीय है। एक बार की बात है, लिखेंगे यहाँ पर, एक बार की बात है कि लहना सिंह जब अपने सैनिकों के साथ अपने पलटन में क्या था, तैनात था, अपने सीमा पर तैनात था, तब वहाँ पर जर्मन सरकार की एक ऑफिसर इन्हीं के ऑफिसर का छद्म वेश बना के आया। ठीक है ना, मान लो कि हम यहाँ पर बहुत सारे सैनिक इस सीमा पर मौजूद है, तो क्या किया, दूसरे देश का कोई ऑफिसर हमारे ऑफिसर का भेष बनाकर आया और बोला कि तुम लोग अपने सारे सैनिक को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ, 8-10 सैनिक क्या करो यहाँ पर छोड़ दो और सबको लेकर 1-2 मील यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर अटैक होने वाला है। अब क्या है ना कि सब वहाँ पर सैनिक चले जाते हैं। अब यहाँ पर लहना सिंह अपने बुद्धि से उस ऑफिसर को पहचान लेता है कि नहीं, ये हमारा ऑफिसर नहीं है, ये उस पार्टी का, यानी जर्मन देश का, जर्मन सरकार का ये ऑफिसर है, ये यहाँ पर आक्रमण करना चाहता है। तो वहाँ पर लहना सिंह अपने बुद्धि से उसको पहचान लेता है कि हमारा ऑफिसर नहीं, ये छद्म वेश बनाकर आया है। तब लहना सिंह वहाँ पर उसको मार गिरा देता है। इस कारण से इससे साबित यही होता है कि लहना सिंह बुद्धि के मामले में भी कमजोर नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। तो एक बात लिखेंगे लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच वाला, और एक बात लिखेंगे कि लहना सिंह जब अपने सीमा पर तैनात था तो वहाँ पर एक छद्म वेश बनाकर ऑफिसर आया और लहना सिंह के सारे सैनिकों को यहाँ से दूर जाने के लिए कहा, लेकिन लहना सिंह अपने बुद्धि से पहचान लेता है कि ये हमारा सैनिक नहीं है और सैनिक को मार गिराता है। यानी एक बहुत बड़े संकट से क्या होता है, वो अपने आप को टला देता है, अपने पलटन को बचा लेता है। इस तरह से लहना सिंह में बुद्धि भी है और दायित्व बोध भी है। तो दायित्व बोध में ये लिखेंगे कि लहना सिंह सूबेदारनी से जब वचन लेता है तो उस वचन को अपने प्राण की आहुति देकर निभाता है। और एक खंडक वाली बात लिखेंगे कि जब उसके यहाँ छद्म वेश बनाकर कोई ऑफिसर आया तो उसको पहचान लिया और क्या किया, उसको अपने बुद्धि से कुशाग्र से वहीं पर मार गिराया। तो इतनी बातें आपको लिखनी है। अब देखिए 10 नंबर है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताना है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इसका सप्रसंग आपको व्याख्या करना, भाषा बताना। देखिए आदमी जब मरने की अवस्था में रहता है ना, तो उसकी जो पुरानी स्मृतियाँ होती है, जो पुरानी यादें होती है, वो सब याद आने लगती है। वही उसी प्रकार लहना सिंह जब मरणासन अवस्था में, लहना सिंह जब वजीरा सिंह को और बोधा सिंह को, बोधा सिंह को और सूबेदार हजारा सिंह को सही सलामत घर भेज देता है, तब लहना सिंह मरणासन अवस्था में, मरने की स्थिति में, और उसके दृष्टि पटल पर, उसके दिमाग पर, उसकी आंखों के चेहरे पर सिर्फ पुरानी स्मृतियाँ घूम रही है। पुरानी स्मृतियों में वो याद कर रहा है कि मैंने उस लड़की से मिला था, उससे मैंने प्रेम किया था, उसने मेरे को छोड़ दिया, अब उसने जो कहा था मैंने उसे पूरा कर दिया, उससे मैं जो वचन लिया था। मतलब लहना सिंह यहाँ पर सिर्फ अपनी पुरानी स्मृतियों को याद कर रहा है। बस क्या याद कर रहा है, पुरानी स्मृतियों को याद कर रहा है। यहाँ पर समय की धुंध बिल्कुल भी नहीं है, समय की धुंध साफ हट गई है। तो वही लेखक कहता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लिखेंगे लहना सिंह जब मरने की स्थिति में है तब उसके दृष्टि पटल पर सारी पुरानी यादें आने लगती है, वह पुरानी यादों को याद करने लगता है। यानी जैसे लगता है कि उस पर से समय की धुंध हट ही गई हो, वह सारे समस्याओं को त्याग ही दिया हो, और उसके जुबान पर उस समय एक ही नाम रहते हैं, उसने कहा था जो मैंने पूरा किया, उसने कहा था जो मैंने पूरा किया। तो इतनी बातें आपको लिख देनी है। आगे 11 नंबर, मर्म स्पष्ट करे, अर्थ स्पष्ट बताना है। बोला कि अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। अब देखिए यहाँ पर लहना सिंह कहता है किसको, वजीरा सिंह को कहता है कि यह जो आम का पेड़ है, इस आम के पेड़ को मैं उसी महीना लगाया था जिस महीने हमारे भतीजा का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखो भतीजा कौन है यहाँ पर, तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा है। कीरत सिंह क्या है, लहना सिंह का भतीजा है। लहना सिंह ये कहता है कि जब युद्ध से छुट्टी लेकर जाएंगे तो वहाँ पर लहना सिंह और उसके भतीजा दोनों आराम से बैठकर उसमें क्या करेंगे, आम खाएंगे। जितना बड़ा मेरा भतीजा है उतना ही यहाँ पर आम मौजूद है। तो लहना सिंह कहता है ये कि जिस साल मैंने इस आम के पेड़ को लगाया था उसी साल मेरे भतीजे का जन्म हुआ था। तो लहना सिंह कहता है कि चाचा भतीजा बैठकर बहुत ही आराम से फल खाएंगे। ये कब की बात है, जब लहना सिंह मरणासन स्थिति में, तब ये बातें आ रही है। देखिए
अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। यहाँ पर लहना सिंह के द्वारा उक्त पंक्ति है, और इस पंक्ति में लहना सिंह यही कहते हैं कि जिस साल मेरे भतीजे का जन्म हुआ उसी साल मैंने यह आम लगाया था। जितना बड़ा मेरा भतीजा है उतना ही इसमें ज़्यादा आम का पेड़ है। हम दोनों साथ साथ बैठकर, चाचा भतीजा साथ बैठकर इस आम के पेड़ को खाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको लिखनी है, स्पष्ट करना है। अब ख नंबर क्या है कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। देखिए 11 का ख, अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बूढ़ा सिंह को सही सलामत घर भेजता है और हॉस्पिटल में भेजता है, तब लहना सिंह उनसे कहता है कि घर जाइएगा तो सूबेदारनी से कह दीजिएगा कि उसने जो कहा था मैंने उसे पूरा कर दिया। यानी लहना सिंह अपने वचनबद्ध था। उसने अपने वचन को निभाने के लिए क्या किया, अपनी प्राणों की आहुति दे दिया, अपनी जान दे दिया। तो और अब घर जाओ और कह देना कि उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया। तो लिखिएगा कि लहना सिंह जब बोधा सिंह को और उसके पिता सूबेदार हजारा सिंह को सही सलामत अपनी जानों की आहुति देकर सही सलामत उन्हें हॉस्पिटल में भेज देता है। और भेजने से पहले सूबेदार हजारा सिंह से लहना सिंह यही कहता है कि अब जब घर जाइएगा तो सूबेदारनी से कहिएगा कि उसने जो कहा था मैंने उसे अब पूरा कर दिया। इतनी बातें लिखिएगा। आगे 12 नंबर, कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक है? अगर हाँ तो क्यों? या आपके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे तो अपना पक्ष रखें। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस कहानी का शीर्षक जो उसने कहा था क्या ये सबसे सटीक शीर्षक है, या इसके अलावा भी आप यदि कोई शीर्षक दे सकते हैं तो कारण बताइए कि आप दूसरा शीर्षक क्यों देना चाहते हैं। तो यही लिखना। देखियो इस कहानी का शीर्षक जो है ना सबसे ज़्यादा सटीक है और उचित है। क्यों? क्योंकि इस कहानी में उसने कहा था एक सजीव चित्रण किया है। एक जैसे ही उसने कहा था नाम लिया जा रहा है तो एक दिल और दिमाग में बिजली सी कौंध जा रही है। उसने कहा था। अंत में जब लहना सिंह मरणासन स्थिति में है तब उसके जुबान पे एक ही नाम है, उसने कहा था। जब वो बार बार उसने कहा था बोल रहा है तो दिल और दिमाग में एक बिजली सी कौंध जा रही है। ये जो उसने कहा था शब्द है एक सजीव चित्रण कर रहा है। तो इससे बढ़िया सटीक और उपयुक्त शीर्षक कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई उपयुक्त शीर्षक मैं दे भी रहा हूँ तो इस कहानी के लिए वो अनुपयुक्त हो जाएगा, सार्थक नहीं होगा। इतना जरूर लिखिएगा कि लहना सिंह जब सूबेदारनी से मिलता है तो सूबेदारनी से वचन ले लेता है। लिखेंगे आप पर कि लहना सिंह जब सूबेदारनी से मिलता है तो वचन ले लेता है और उसी वचन को निभाने के लिए लहना सिंह अपने प्राण की आहुति देकर बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह की रक्षा करता है। और अब लहना सिंह मरने की स्थिति में तब उसके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, उसने कहा था। और ये जो उसने कहा था उस समय की जो बात है, ये जो उसने कहा था ये उस समय एक ऐसी पंक्ति लग रही थी कि सुनने पर एक सजीव चित्रण हो रही थी, दिल में बिजली सी कौंध जा रही थी। मतलब इस कहानी में उसने कहा था से ज़्यादा उपयुक्त शीर्षक मतलब हो ही नहीं सकता सार्थक। तो आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि इस कहानी में उसने कहा था एक सजीव चित्रण करता है। उसने कहा था जो बात है इस कहानी के इर्द गिर्द घूम रही है, मतलब चारों बगल घूम रही है। और अंत में लहना सिंह जब मरने की स्थिति में है तब उसके जुबान पर मात्र एक ही नाम है, उसने कहा था। इस कारण से अगर देखी जाए तो इस कहानी का नाम उसने कहा था बहुत ज़्यादा सटीक है और सार्थक है। इसके अलावा कोई और दूसरा शीर्षक देना उचित नहीं होगा। तो इतनी बातें लिखिएगा। अब 13 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन देखिए। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? देखिए उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव है विशुद्ध प्रेम, मतलब सच्चा प्रेम को यहाँ पर दर्शाएं कि सच्चा प्रेम क्या है। तो लिखेंगे उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव है सच्चे प्रेम को दर्शाना। जैसे लहना सिंह बचपन में 8 वर्षीय लड़की से मिला, उससे प्रेम करने लगा। जब लड़की बोली कि मेरी सगाई हो चुकी है तब लहना सिंह के दिल और दिमाग को बहुत ज़्यादा आघात पहुँचता है। लहना सिंह वहाँ से चला जाता है वापस। वहाँ से लहना सिंह 25 साल बाद सिख जमदार के ब्रिटिश सरकार के फौज में भर्ती हो जाता है। और जब 7 दिन की छुट्टी लेकर लहना सिंह घर आया था, जब वो सूबेदार हजारा सिंह के घर से होकर गुजरता है तब सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है और कहती है कि ये वही 12 वर्षीय लड़का है जिसने मुझे टांगे के नीचे से बचाया था। अब सूबेदारनी क्या करती है, लहना सिंह को वचनबद्ध कर देती है। कहती है कि जिस प्रकार टांगे के नीचे से मुझे आपने बचाया था उसी प्रकार मेरे पति और बेटे की आपको रक्षा करनी होगी। तब लहना सिंह उससे वचन ले लेता है कि ठीक है मैं अपने प्राणों की बलि देकर तुम्हारे पति और बेटे की रक्षा करूंगा। और आगे चलकर जब युद्ध बहुत भीषण होता है, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो बहुत भीषण युद्ध होता है, तब लहना सिंह अपने प्राणों की आहुति देकर उसके पति और उसके बेटे की रक्षा करता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है
यहाँ पर यही बताया गया है कि यहाँ पर लेखक विशुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम और सच्चा प्रेम को दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण, कुर्बानी मांगता है। तो बस इतनी बातें लिखना है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, तो शुरू से अंत तक लिखेंगे कि 8 वर्ष की, शुरू से अंत तक मतलब शॉर्ट में एकदम लिखना है यही कि उसने लिखेंगे यहाँ पर कि लहना सिंह की जब मुलाकात एक 8 वर्षीय लड़की से होती है और जब वो लड़की कहती है कि मेरी सगाई हो गया है, तब लहना सिंह वहाँ से उसका दिल टूट जाता है। वो फिर 25 साल बाद सिख जमदार में मतलब ब्रिटिश सरकार के फौज में भर्ती हो जाता है। वहाँ से भर्ती होने के बाद लहना सिंह जब 7 दिन की छुट्टी के लिए आता है, तब उसके सूबेदारनी से, मतलब शॉर्ट में बना देना, उसकी सूबेदारनी से भेंट होती है। सूबेदारनी से वो वचन ले लेता है और अपनी प्राणों की आहुति देकर, प्राणों की बलि देकर वो उसके पति और बेटे की रक्षा करता है। इस प्रकार लेखक यहाँ पर सच्चे प्रेम को दर्शा है और सच्चे प्रेम हमेशा त्याग, समर्पण खोजता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 13वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ या इसके ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।